हेलो एवरीवन, आई एम मुज़क्किर। वेलकम टू लीगल सोच चैनल, जहाँ पे हम लॉ को आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू मेक यू अवेयर अबाउट हाउ यू कैन फाइल अ कंज्यूमर कंप्लेंट। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने का पूरा प्रोसेस समझ जाएंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है, कंज्यूमर केस की ज्यूरिसडिक्शन और लिमिटेशन क्या होती है, पूरी डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर होता कौन है। कंज्यूमर वो होता है जो किसी प्रोडक्ट को ख़रीदता है या किसी सर्विस को अवेल करता है और उसके बदले कंसिडरेशन देता है। ये कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, या तो वो पेमेंट पूरी कर देगा, या वो प्रॉमिस करेगा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, या तो वो पार्ट पेमेंट करेगा और पार्टली प्रॉमिस करेगा, यानी थोड़ा पैसा वो देगा और थोड़ा बाद में देने का प्रॉमिस करेगा। दोस्तों, ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कंज्यूमर नहीं होते हैं। अगर आपने कोई गुड्स परचेज़ किया है या कोई सर्विस अवेल की है विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको कंज्यूमर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज कमर्शियल पर्पस के लिए ली है, यानी बिज़नेस करने के लिए, तो भी आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। अगर आपने किसी सर्विस को अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस यानी नौकरी के सिलसिले में लिया है, तो भी आपको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो बात करते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विस के बारे में। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी सर्विस में कमी, ख़राबी या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सर्विस के क्वालिटी, नेचर या परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ये वो स्टैंडर्ड है जो लॉ के अंडर या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मेंटेन किया जाना चाहिए। मेरे वाईफाई ऑपरेटर ने कहा था कि आपको 200 Mbps कंसिस्टेंट स्पीड मिलेगी, पर मुझे स्पीड मिल रही है 50 Mbps। तो इज़ इट अ डेफिशिएंसी इन सर्विस? डेफिनेटली इट इज़। अब मैं अपने वाईफाई ऑपरेटर के पास जाऊंगा और कहूँगा कि आपने कहा था 200 Mbps आएगी, तो आप इस चीज़ को फिक्स करो। अगर उस चीज़ को वो मना कर देते हैं, देन इट विल अमाउंट्स टू डेफिशिएंसी इन सर्विस, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो चीज़ वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है ऐसे मेथड यूज़ करना जो सेल, यूज़ या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं पर अनफेयर या डिसेप्टिव होते हैं वो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सच एज़ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें गुड्स या सर्विसेज को उस स्टैंडर्ड, क्वालिटी या ग्रेड का दिखाया जाता है जिसके वो नहीं होते हैं। क्लेम ऐसा किया जाता है कि वो बेस्ट क्वालिटी के हैं, बट इन रियलिटी वो वैसा नहीं होते हैं। दूसरा है सेकेंड हैंड गुड्स एज न्यू, जब पुराने या रेनोवेटेड गुड्स को नया बताकर बेच दिया जाता है, फॉल्स क्लेम किया जाता है। जब गुड्स या सर्विसेज वो यूज़फुलनेस या बेनिफिट नहीं देते जो क्लेम किया गया था। फॉल्स एडवर्टीज़मेंट में बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। फेयर एंड लवली का एग्जांपल्स आ सकता है जो रेसिज्म प्रमोट करता है, या फेक ऑफर्स आपने देखा होगा। सपोज़ करो मिस्टर ए किसी स्टेशनरी पर जाता है और वो एक पेन खरीदता है। पेन खरीदने के बाद ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि पेन चल नहीं रहा है, उसने परचेज़ कर लिया है। तो क्या अब सेलर जो है उसने अपनी दुकान पे लिख रखा है नो रिफ़ंड, नो एक्सचेंज, दिस एंड दैट पॉलिसी, क्या ये पॉलिसी का कोई लीगल वेट है? बिल्कुल नहीं है, इसका कोई लीगल वेट नहीं है। और ये सब आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में। आप उस पेन को वापस कर सकते हो, पेन क्या इनफैक्ट किसी भी प्रोडक्ट को आप वापस कर सकते हो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो चलिए अब समझते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपने राइट्स को समझेंगे नहीं तो आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और कंज्यूमर केस फाइल कैसे करेंगे। आपको समझना है पहले, इम्पॉर्टेंट है कि आपके राइट्स हैं क्या। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि आपके राइट्स का वायलेशन कैसे हो रहा है, कैसे सेलर वायलेट कर रहा है आपके राइट्स को। अब नेक्स्ट हमारा है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। इसका मतलब है ऐसे प्रैक्टिसेस जो प्राइस, डिलीवरी कंडीशन या मार्केट सप्लाईज को मैनिपुलेट करते हैं ताकि कंज्यूमर्स पर अनजस्टिफाइड कॉस्ट या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सके। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। डिलेड डिलीवरी, जब ट्रेडर अग्रीड पीरियड से ज़्यादा डिले करता है गुड सप्लाई करने में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। जैसे अगर आपने किसी प्रोडक्ट को ख़रीदा और ट्रेडर ने उसको डिलीवर करने में बहुत डिले किया जिससे उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, तो ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। दूसरा है फोर्स्ड बंडलिंग, जब किसी कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने, हायर करने या अवेल करने के लिए मजबूर किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। जैसे अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए मजबूर किया जाए कि आप उसके साथ एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी भी लो, उसके साथ
उसका उसके लिए एक कवर भी लो या कुछ और भी लो, तो ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर आपने फ़र्नीचर ऑर्डर किया है और अग्रीव डेट के बाद भी आपको डिलीवरी नहीं मिल रही और उस फर्नीचर का प्राइस मार्केट में बढ़ गया, तो ये रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर आपको कार ख़रीदने के लिए कहा जाता है कि आपको कंपनी की ही एसेसरीज़ भी ख़रीदनी पड़ेगी, चाहे आपको वो एसेसरीज़ चाहिए या नहीं, तो ये भी चलिए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से राइट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर्स को दिए गए हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, यानी आपको ऐसे गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जो आपकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हज़ार्डस हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं वो सेफ़ होनी चाहिए यूज़ करने के लिए। दूसरा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी आपको गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करती है। तीसरा राइट है राइट टू चूज़, इसका मतलब है कि आपको वैरायटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलनी चाहिए ताकि आपके पास चॉइस हो कि आपको क्या ख़रीदना है। चौथा राइट है राइट टू बी हर्ड, इसका मतलब है कि आपके इंटरेस्ट को सुना जाएगा और अप्रोप्रिएट फोरम पर ड्यू कंसिडरेशन मिलेगा, यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप अग्रीव्ड हैं, तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। पांचवा राइट है राइट टू रिड्रेसल, इसका मतलब है कि आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या कोई अदर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट रिड्रेसल मिलना चाहिए। आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसका सलूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आखिरी राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जो कि मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, यानी आपको कंज्यूमर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो सवाल आता है कंप्लेन कहाँ पे फ़ाइल करनी है। कंप्लेन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर फोरम्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। क्लेम वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टेट में 20 लाख से नीचे के जो क्लेम वैल्यू है वो आते हैं, स्टेट में 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के नीचे के क्लेम वैल्यू आते हैं, और नेशनल में 1 करोड़ से ज़्यादा का क्लेम वैल्यू आता है। तो जो भी केस आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का होगा वो नेशनल में आएगा, जो 1 करोड़ से कम और 20 लाख से ऊपर होगा वो स्टेट में आएगा, और जो भी 20 लाख से नीचे के मामले होंगे वो डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। हर कंप्लेन के साथ एक फ़ी अटैच होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। ये फ़ी आपको क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में देनी होती है, जो किसी नेशनलाइज्ड बैंक पर बना हो या क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। ये डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट कमीशन के फेवर में होना चाहिए, और जहां आपका स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन सिचुएटेड है वहां पेएबल होना चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। अगर आपका क्लेम अमाउंट कम है तो फ़ी भी कम होती है, और अगर क्लेम अमाउंट ज़्यादा है तो फ़ी भी ज़्यादा होती है। अगर आपको कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम या स्टेट कमीशन में फ़ाइल करनी है तो आपको 3 सेट्स सबमिट करना होगा। वहीं अगर आपको नेशनल कमीशन में अपनी कंप्लेंट फ़ाइल करनी है तो आपको 4 सेट्स विद एडिशनल सेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ अपोजिट पार्टीज़। जितने अपोजिट पार्टीज़ होंगे उतने आपको एडिशनल सेट भी सबमिट करना पड़ेगा। आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लगानी होंगी जो आपके क्लेम को प्रूव करें। आप अपना केस खुद आर्ग्यू कर सकते हैं या ऑथराइज्ड पर्सन या एजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉयर इंगेज करना ज़रूरी नहीं है। कंप्लेन के साथ कुछ पर्टिकुलर्स फर्निश करना ज़रूरी है, जैसे नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी और पार्टीज़, डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेल्ड, amount paid for the above purpose, particulars of goods purchased with numbers or detail of service availed, details of complaint whether it is against unfair trade practice, supply of defective goods, deficiency in service provided, collection of excess pride should explicitly be mentioned in the complaint petition. तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपको इशू आ रहा है वो आप स्पेसिफिकली मेंशन करो और अपना रिलीफ भी स्पेसिफिकली मेंशन करो। बिल्स, रिसीट्स एंड कॉपीज़ ऑफ कनेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी हैं आपको उसके साथ अटैच करने होंगे। वो जो कंप्लेंट होगी शुड बी साइन बाय द कंप्लेनेंट और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। लिमिटेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। जब से इशू आपको आ रहा है उसके बाद से 2 साल आपके पास टाइम है कंप्लेंट फाइल करने के लिए। उसके बाद लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर दोगे कि कुछ रीज़नेबल ग्राउंड्स की वजह से आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाए, तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी आपकी कंप्लेंट को। अगर आप अग्रीव्ड हो डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से तो आप अपील फाइल कर सकते हो 30 दिन के अंदर, स्टेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। अगर आप अग्रीव्ड हो स्टेट कमीशन के डिसीजन से तो आप अपील फाइल कर सकते हो बिफोर नेशनल कमीशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। अगर आप अग्रीव्ड हो
बाय द ऑर्डर इशूड बाय द नेशनल कमीशन, तो आप अपील फाइल कर सकते हो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वो भी 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं बिफोर द कंज्यूमर फोरम। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please consider to subscribe this channel. Thank you so much.